नमस्कार प्यारे दोस्तों, हमारे चैनल ब्रिगेडियर डिफेंस एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि 1 सितंबर को एनडीए और सीडीएस का पेपर आ चुका है और कुछ ही 3 से 4 दिन बचे हैं। आपके पास रिवीजन का समय है कि जितने टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं वो सारे के सारे आप लोग जो है कवर कर लें और उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे जो इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। और इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 जनरल स्टडीज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं और आज हमारा होने वाला है पार्ट 2, जिसमें स्पेशली मैं आप सभी के लिए वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट एक्सपेक्टेड एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 25 लेकर आया हूं पार्ट 2 में। ठीक है। और अगर कोई भी तैयारी आपके दोस्त, आपके परिवारजन के कोई भी लोग अगर तैयारी कर रहे हैं, एनडीए सीडीएस का पेपर है 1 सितंबर को, शेयर जरूर कर दीजिएगा उनके साथ, क्योंकि ये वही समय है, आखिरी समय, जिसने भी अपनी तैयारी कर रखी है रिवीजन उन बेहतरीन टॉपिक्स, उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करके जरूर जाएं। ठीक है। आइए बेटा, आज के हमारे पहले क्वेश्चन में आते हैं और आपको सामने क्वेश्चन नंबर 26 दिख रहा होगा। मैंने ऑलरेडी जैसे कि आपको बताया है क्वेश्चन नंबर 1 से 25 हमारे पार्ट 1 वीडियो में आ चुका है और क्वेश्चन नंबर 26 से क्वेश्चन नंबर 50 तक आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा वो कथन है जो एंटी साइक्लोन के बारे में एकदम सही है ना। पिछली क्लास में अगर आपने देखी है मेरी पहली क्लास, तो उसमें मैंने एंटी साइक्लोन और साइक्लोन के बारे में ना एक बहुत छोटा सा ओवरव्यू बताया था। और एंटी साइक्लोन में बेटा ध्यान रखें क्या होता है, हमेशा ध्यान रखें, एंटी साइक्लोन में सेंटर में हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। एंटी साइक्लोन में सेंटर में क्या बनता है बेटा, हाई प्रेशर सिस्टम बनता है। साइक्लोन में क्या बनता है बेटा, साइक्लोन में सेंटर में लो प्रेशर सिस्टम बनता है। ठीक है। अच्छा, अब अगर एंटी साइक्लोन बन रहा है तो यह भी हमेशा ध्यान रखें, यहां पे क्लाउड्स की फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं होगी, यहां पे क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं होगी। और अगर क्लाउड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, इसका मतलब एयर क्या कर रही है, एयर यहां पे सबसाइड कर रही है। सबसाइड मतलब सिंक कर रही है, नीचे की तरफ ये एयर जा रही है ना। और यहाँ पे एयर क्या होती है, यहाँ पे एयर डाइवर्जेंस हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे आपके सामने लिखा भी होगा, डाइवर्जिंग एयर हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप चक्रवात की बात करें, साइक्लोन की बात करें, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे राइजिंग एयर आपको देखने को मिलेगी, वहां पे आपको कन्वर्जिंग एयर देखने को मिलेगी और सेंटर में साइक्लोन में आपको लो प्रेशर सिस्टम देखने को मिलेगा। ठीक है। मैंने 3 कैरेक्टरिस्टिक आपके सामने रख दिए हैं एंटी साइक्लोन के। और पहला स्टेटमेंट जरा पढ़ें। पहले कथन में लिखा है, एंटी साइक्लोन इज अ विंड सिस्टम विद अ हाई प्रेशर सिस्टम। अभी मैंने आपको यही बताया कि एंटी साइक्लोन बेटा क्या है, एंटी साइक्लोन एक ऐसा सिस्टम है जिसके सेंटर में हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है। और हमारा पहला कथन क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट हो जाएगा और हमारा आंसर ए है। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगले क्वेश्चन का फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देंगे। द इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन डिपेंड्स ऑन। वैसे तो आप सभी लोग अभी तक जवाब आपको दे देना चाहिए, है ना। जैसे ही आप ये क्वेश्चन देखेंगे फटाफट मेरे आगे बढ़ने से पहले ही कमेंट सेक्शन में आप लोग ड्रॉप कर दीजिएगा, है ना, कि इसका आंसर आपने क्या तुक्का लगाया या फिर आपको अगर पता था तो आपने क्या टिक लगाओगे। ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन, जो इंसुलेशन होगी, जो सोलर इंसुलेशन होती है, जो सूर्य की रोशनी होती है, जो सूर्य की किरणें होती हैं, वो उसकी जो इंटेंसिटी होगी, वो इंटेंसिटी किन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। तो ध्यान रखें, पहली चीज है एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं, इंसुलेशन उतनी ही ज्यादा मात्रा में, उतनी ही ज्यादा इंटेंसिटी में पड़ता है। ठीक है। मान लीजिए कोई एक प्लेन एरिया है और एक टेरेन वाला एरिया है ना। तो अगर प्लेन एरिया में आप देखेंगे तो सोलर जो रेडिएशन पड़ रहा होगा, जो सूर्य की किरणें पड़ रही होंगी, वो इंटेंसिटी जो होगी, वो इंटेंसिटी ऊपर टेरेन वाले एरिया में, हाइट वाले एरिया में हमें ज्यादा देखने को मिलेगी। चलिए एक बेहतरीन एग्जांपल लेते हैं।
आप घर पे रहते हैं और उस घर में ग्राउंड फ्लोर भी है, फर्स्ट फ्लोर भी है, सेकंड फ्लोर भी है और उसके ऊपर छत है, ठीक है। तो आप मेरे को खुद सोच के बताइए कि अमाउंट ऑफ इंसोलेशन जो सन की किरणें पड़ रही होंगी वो ज़्यादा धूप हमें छत पे देखने को मिलेगी या फिर उस घर के ग्राउंड फ्लोर पे देखने को मिलेगी। तो आप खुद इसका जवाब दे पाएंगे कि छत पे हमें ज़्यादा इंसोलेशन देखने को मिलेगा, है ना। तो यही लॉजिक यहाँ पे भी लग रहा है कि हाँ, जितनी ज्यादा एल्टीट्यूड होगी उतनी ज्यादा एल्टीट्यूड में सूर्य की किरणें जो है उतनी ही ज्यादा एल्टीट्यूड में ज्यादा इंटेंसिटी की पड़ेंगी एज कंपेयर टू दी प्लेन एरिया, ठीक है। तो हमारा एल्टीट्यूड तो ये कारण बनेगा इंसुलेशन का, इंटेंसिटी ऑफ इंसुलेशन का। नेचर ऑफ टेरेन क्या है, ये कोई एक रीजन नहीं है कि अमाउंट ऑफ इंसुलेशन कैसी पड़ेगी। इसके अलावा लैटिट्यूड एक बहुत बेहतरीन कारण है, लैटिट्यूड भी क्यों है आप खुद सोच के देखिए। ये है हमारा अर्थ और अर्थ पे मैंने ड्रॉ कर दिया है बेटा यहाँ पे इक्वेटर, और इक्वेटर से आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं, आप जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाते हैं 90 डिग्री नॉर्थ आ जाता है और नीचे की तरफ जाएंगे तो 90 डिग्री साउथ आ जाएगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ इंसुलेशन जो पड़ रहा होगा आप खुद सोचिए, ये है आपका सन और सूर्य की जो किरणें हैं वो डायरेक्ट ओवरहेड कहाँ पे पड़ रही होंगी, वो डायरेक्ट ओवरहेड बेटा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में पड़ रही होंगी। जैसे जैसे आप 0 डिग्री से ऊपर की तरफ जाएंगे इंसुलेशन क्या होती जा रही है बेटा, कम होती जा रही है ना। इसी वजह से तो हम कहते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्या रहता है बेटा, ठंडा रहता है, ठीक है। तो एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दो एक ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से इंसुलेशन जो है इंटेंसिटी उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए एंड सी बोथ हो जाएगा। तो डी ऑप्शन में वो चीज लिखी हुई है, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला देख लेते हैं। आइए अगला क्वेश्चन आ गया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले फर्स्ट क्वेश्चन में ही आपको एंटी साइक्लोन के बारे में और साइक्लोन के बारे में हल्का सा ओवरव्यू दिया था और वही क्वेश्चन आ चुका है यहाँ पे भी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट, इनमें से वो कौन से स्टेटमेंट हैं जो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। तो पहला स्टेटमेंट है साइक्लोन एक लो प्रेशर सिस्टम है। तो ध्यान रखें, एंटी साइक्लोन हाई प्रेशर सिस्टम है, साइक्लोन लो प्रेशर सिस्टम है, ठीक है ना। तो हमारा पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसके अलावा द विंड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, है ना। इसमें भी आपको देखिए रटने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। ये थोड़ा सा डायग्राम बना हुआ है कि इस डायग्राम के तहत थोड़ा सा आप समझ लीजिए, लेकिन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्यों है उसका थोड़ा सा डिटेल में मैं अभी आपको आगे अगली स्लाइड में बता दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस पोर्शन में लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है, और अगर इस जगह पे लो प्रेशर सिस्टम क्रिएट हो गया है तो आसपास की जितनी भी एयर होगी, आसपास की जितनी भी एयर होगी, जो सरफेस एयर होगी, वो इस लो प्रेशर सिस्टम में एंटर करने की कोशिश करेगी। मैंने बताया था कन्वर्जिंग एयर होती है, तो एयर क्या कर रही है बेटा, कन्वर्ज हो रही है। और जब एयर कन्वर्ज होंगी तो यही एयर कहाँ जाएंगी, यही एयर ऊपर की तरफ वार्म एयर क्या करेगी, ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी, और यही वार्म एयर जब ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी तो ये कूल डाउन होगी और ट्रोपोस्फियर के अपर फेस में जाकर ये क्या बनाएगी, क्लाउड की फॉर्मेशन करेगी। और ये क्लाउड के कौन से क्लाउड होते हैं जो साइक्लोन के दौरान पे बनते हैं, तो ध्यान रखा बेटा, इस क्लाउड का नाम होता है क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये बारिश कराते हैं, ये ऐसे क्लाउड, इनका नाम क्या है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड। ये हाई एल्टीट्यूड क्लाउड होते हैं और साइक्लोन के दौरान पे कंडेंसेशन की वजह से ये बादलों की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो क्लाउड की फॉर्मेशन होगी, और जब क्लाउड की फॉर्मेशन होगी तो ये पूरी तरह से ये क्या करेगी, ये अपनी साइकिल को पूरा करेगी, है ना। ये वाला जो एरिया है यहां से क्लाउड की फॉर्मेशन होगी और यहां से एयर जो है क्या कर रही होगी, एंटर कर रही होगी इस लो प्रेशर सिस्टम में, ठीक है। आइए अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि आपको बता देता हूं कि क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले अगर आपने प्रेशर बेल्ट वाला टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि कोरियोलिस फोर्स क्या होता है। पहली बात तो एक बात जान लो बेटा,
ये क्लास ध्यान रखना ये न्यू कमर्स के लिए नहीं है। न्यू कमर्स अगर देखना चाहते हैं, नए बच्चे हैं, पहली बार जनरल स्टडीज को पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर आप कहें कि आप ये उम्मीद कर रहे हो कि हमें इस क्लास में टॉपिक के साथ समझ में आ जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी तैयारी कर चुके हैं, 1 सितंबर का पेपर देने वाले हैं, और इस 1 सितंबर के पेपर के लिए उनको जो रिवीजन करना है वो ये वीडियो देख सकते हैं, उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है ना। तो कोरिलेस फोर्स के बारे में आपको पता होगा कि अगर नदर्न हेमिस्फीयर में है तो ये विंड को डिफ्लेक्ट कहाँ करता है, राइट में करता है, और अगर सदर्न हेमिस्फीयर है तो ये विंड को डिफ्लेक्ट कहाँ पे करता है बेटा, ये लेफ्ट में करता है। ठीक है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, साइक्लोन की बात करते हैं। और साइक्लोन की अगर हम बात करें, और वो भी साइक्लोन की कैसी बात करेंगे, नदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात करते हैं सबसे पहले। और अगर नदर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया साइक्लोन में लो प्रेशर सिस्टम बनता है और विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एंटर करती है ना। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जब एंटर करेगी और नदर्न हेमिस्फीयर है तो विंड डिफ्लेक्ट कहाँ पे होगी बेटा, राइट में डिफ्लेक्ट होगी। इसका मतलब है कि अगर ये विंड एंटर कर रही है तो राइट में डिफ्लेक्ट होगी, ये विंड अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर जा रही है तो राइट में डिफ्लेक्ट होगी। ऐसे ही विंड अगर एंटर कर रही है तो राइट में डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ही विंड यहाँ पे राइट में डिफ्लेक्ट होगी, ऐसे ही विंड यहाँ पे भी राइट में ही डिफ्लेक्ट होगी। ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा ये डायरेक्शन क्या बन चुका है बेटा, ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज बन चुका है नदर्न हेमिस्फीयर में। ये चीज ध्यान रखें, नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या बन चुका है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज बन चुका है। ठीक है। तो आगे देख लेते हैं कि यही अगर मैं कहूं कि सदर्न हेमिस्फीयर में यही साइक्लोन क्या बन जाएगा, तो दोबारा से देख लीजिए यहाँ पे कि यहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर सिस्टम होगा और सदर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही है तो विंड का डिफ्लेक्शन कहाँ पे होगा, लेफ्ट में होगा। और अगर विंड एंटर करेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर तो कहाँ की तरफ जाएगी, लेफ्ट की तरफ जाएगी। यहाँ पे भी एंटर करेगी तो कहाँ जाएगी, लेफ्ट जाएगी। तो ये डायरेक्शन आपको जो पता चल रहा है, ये डायरेक्शन क्या है बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्लॉकवाइज हो जाएगा सदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का डायरेक्शन। ठीक है। तो मैंने आपको साइक्लोन के बारे में बता दिया है। इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा बेटा, एंटी साइक्लोन हो जाएगा। एंटी साइक्लोन नदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होता है और एंटी साइक्लोन सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज होता है। लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा और सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज होगा। ठीक है। आइए हमारे क्वेश्चन पे वापस आ जाते हैं। लिखा है सेकंड स्टेटमेंट में, द विंड मूवमेंट इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नदर्न हेमिस्फीयर, है ना। विंड का जो डायरेक्शन है, मूवमेंट है, वो क्लॉकवाइज है नदर्न हेमिस्फीयर में। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा कि नदर्न हेमिस्फीयर में साइक्लोन का जो मूवमेंट है, जो विंड का मूवमेंट है, वो क्लॉकवाइज नहीं है बल्कि एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें क्या बताना था, करेक्ट आंसर बताना था। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पहला ही स्टेटमेंट सही है और दूसरा गलत है। ठीक है। आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट इन लोकल टाइम between the places located at 165 डिग्री ईस्ट एंड 165 डिग्री वेस्ट। इसमें पूछा ये है आपसे, क्वेश्चन की थोड़ी सी लैंग्वेज अटपटी सी लिखी हुई है ना। 165 डिग्री ईस्ट और 165 डिग्री वेस्ट, ये दो लोकेशन आपके सामने रख दी गई हैं और इन दो लोकेशन के बीच में कितने टाइम का डिफरेंस होगा, ये आपसे पूछा हुआ है इस क्वेश्चन में। तो आइए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। स्टैंडर्ड टाइम जोन अगर आपने पढ़ा है तो आपको मालूम होगा, ये है बेटा प्राइम मेरिडियन और ये कितने डिग्री पे होता है, 0 डिग्री पे होता है। ठीक है। ये सारी क्या है बेटा, ये सारी की सारी लॉन्गिट्यूड है। आपको अपने फिगर में, आपको आई होप विजिबल होगा आपकी स्क्रीन पे कि ये सारी क्या है बेटा, ये जो है ये ड्रॉ कर रखी है, ये लॉन्गिट्यूड्स हैं। ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें पाएंगे कि यहाँ पे भी क्या ड्रॉ हो रखी हैं, लॉन्गिट्यूड्स ड्रॉ हो रखी हैं। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि 0 डिग्री से ये जो राइट की तरफ हम जा रहे हैं, है ना, तो इसकी तरफ कितनी लॉन्गिट्यूड है, 180 डिग्री
ईस्ट की तरफ यहाँ पे हैं और 180 डिग्री वेस्ट की तरफ इस जगह पे लॉन्गिट्यूड बनी हुई है। ठीक है, आपके सामने क्या रखा हुआ है, आपके सामने बेटा दो लोकेशन दे दी गई हैं और लेट कर लेते हैं कि एक लॉन्गिट्यूड है ये वाली। ठीक है, एक लॉन्गिट्यूड है बेटा ये वाली और इस लॉन्गिट्यूड की लोकेशन है 165 डिग्री वेस्ट और एक लॉन्गिट्यूड हम मान लेते हैं बेटा ये है और इसकी लोकेशन है 165 डिग्री ईस्ट। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों लॉन्गिट्यूड्स के बीच का टाइम का डिफरेंस कितना होगा। ठीक है, तो अब आप सबसे पहले ये जानो, अगर आपने पार्ट 1 मेरा देखा हुआ है इसी के जस्ट पहले वाला, तो आपको मैंने बताया था, निकाल के भी बताया था कि कैसे निकालते हैं। 1 डिग्री में क्या होता है बेटा, 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं। अगर आपको नहीं आता है कि 1 डिग्री में 4 मिनट कैसे आया है ना, नहीं पता है, तो प्लीज उस पार्ट 1 वाली वीडियो को जरूर देखिए। उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था जहां पे मैंने निकाल के भी बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट कैसे आया। ठीक है, तो 1 डिग्री में अगर 4 मिनट हैं तो अब हमें बताइए कि टाइम का डिफरेंस कैसे निकालेंगे इन दोनों लोकेशन के बीच में। टाइम का डिफरेंस हमें जब ही तो पता चलेगा जब इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस निकल आएगा, यही तो होगा। तो आप खुद सोच के बताइए कि 0 डिग्री से 165 डिग्री चले, 165 से 0 डिग्री ईस्ट तक, है ना, 0 डिग्री से लेकर 165 डिग्री ईस्ट तक अगर आप चलते हैं, यहां से लेकर यहां तक अगर आप चलते हैं तो कितना चले, 165 डिग्री चले। और 0 डिग्री से 165 डिग्री वेस्ट और गए तो टोटल आप कितना डिग्री पहुंचे, तो 165 डिग्री प्लस 165 डिग्री, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा, इन दोनों के बीच में 330 डिग्री का डिफरेंस आ जाएगा। और अभी मैंने आपको बताया 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 330 डिग्री में क्या आ जाएगा, 330 इंटू 4 मिनट आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे मिनट्स कितने आ गए, 1320 मिनट्स आ गए, 1320 मिनट आ गए। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, हमारे ऑप्शन में आवर्स में दिया है तो 1320 मिनट्स आ गए और अगर इसे आवर में चेंज करना है तो 60 से आप डिवाइड कर दीजिए और 60 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर यहाँ पे 22 आवर्स आ जाएगा। तो क्या ऑप्शन में हमारे पास 22 आवर्स दे रखा है, तो बिल्कुल दे रखा है सी ऑप्शन में। तो हमारा ऑप्शन क्या आ गया, हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 22 घंटे का डिफरेंस है 165 डिग्री ईस्ट और 165 डिग्री वेस्ट की लोकेशन में। ठीक है ना, आई होप आपको यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। बहुत आराम से लेकर चल रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन एक और आया आपके सामने, इफ देयर आर 4 प्लेसेस ऑन द सेम मेरिडियन। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मेरिडियन एक ही है, लॉन्गिट्यूड एक ही है और उस लॉन्गिट्यूड में 4 पॉइंट हैं अलग अलग, और वो चारों के चारों पॉइंट जो है ना बेटा 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं एक दूसरे के, एंड द लोकल टाइम at one place is 12 noon, what will be the time at the 3 other places। कह रहा है आपके सामने, मैं एक आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि ये है बनी हुई है क्या बेटा, ये आपको पता ही है, ये है लॉन्गिट्यूड्स, और आपसे कह रहा है कि कोई भी एक लॉन्गिट्यूड आप उठा लीजिए। तो हम लेते हैं भाई, चलो ये लॉन्गिट्यूड ले लेते हैं, और कह रहा है कि इस लॉन्गिट्यूड में ना बेटा 4 पॉइंट्स हैं और 4 पॉइंट्स हम यहां पे बना लेते हैं, ये 4 पॉइंट्स हैं इसी लॉन्गिट्यूड पे, सेम लॉन्गिट्यूड पे, और ये चारों के चारों पॉइंट एक दूसरे से क्या है बेटा 500 किलोमीटर की दूरी पे हैं, और एक प्लेस का टाइम दे रखा है, इन 4 में से किसी भी एक का टाइम दे रखा है 12 नून दे रखा है। तो मान लेते हैं कि इसी का टाइम क्या दे रखा है बेटा, 12 नून दे रखा है। और अब हमें यह बताना है कि बाकी बची हुई जो 3 जगह हैं इन जगहों पे क्या समय हो रहा होगा। ठीक है, तो हम जब ही तो निकालेंगे बेटा इनके बीच का, आप खुद सोच के देखो। यहां पे अभी हमने एक क्वेश्चन करा और ये क्वेश्चन में हमने समय का डिफरेंस कैसे निकाला, हमने टाइम का डिफरेंस इसी वजह से तो निकाला कि एक लॉन्गिट्यूड ये थी और एक लॉन्गिट्यूड ये थी, तो इन दोनों के बीच में डिग्री का डिफरेंस निकाला, और डिग्री का डिफरेंस कितना आया था बेटा 330 डिग्री आया था, तभी तो समय का डिफरेंस आया। लेकिन हमारा ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, हमारा ये क्वेश्चन कह रहा है
कि एक लॉन्गिट्यूड है और उसी लॉन्गिट्यूड में 4 की 4 पॉइंट हैं, और अगर सारे के सारे पॉइंट एक ही लॉन्गिट्यूड में है तो क्या इन सब के बीच में कोई भी डिग्री का डिफरेंस आएगा? क्या नहीं आएगा ना। आप खुद सोच के देखो, ये लॉन्गिट्यूड है तो इनके बीच में चारों जो पॉइंट हैं सेम लॉन्गिट्यूड में है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कोई भी डिग्री का डिफरेंस नहीं आएगा। और अगर डिग्री का डिफरेंस नहीं आएगा तो समय का भी डिफरेंस नहीं आएगा। जो टाइम एक पॉइंट पे हो रहा होगा वो वही टाइम बाकी बचे हुए 3 पॉइंट पे भी हो रहा होगा। तो इसका मतलब है अगर 12 नून यहां दे रखा है तो इन तीनों जगहों पे भी क्या हो रहा होगा बेटा? 12 नून हो रहा होगा। तो हमारा ऑप्शन में, ये ए ऑप्शन में लिखा हुआ है 12 नून, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। ये फिगर मैंने इसी क्वेश्चन को समझाने के लिए रखा था, लेकिन अलग से मैंने आपको बता दिया। आ जाइए, पार्ट 1 अगर आपने देख रखा है तो ये क्वेश्चन भी मैंने इंपॉर्टेंट बताया था, है ना। वहां पे डोल्ड्रम का कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मैंने अलग से बता दिया था कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। और ये भी आपके क्या है, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा रखा है मैंने। तो आपसे देखिए, मैंने कहा कि डोल्ड्रम क्या है बेटा। आपको पता होगा कि डोल्ड्रम एक ऐसी बेल्ट है जहां पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर बनता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट कहते हैं, या फिर एक्सट्रीमली लो प्रेशर जोन जहां पे बनेगा उसको हम कहेंगे इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन। इसी जोन को हम क्या कह देंगे? ध्यान रखें, यहां पे मैं अलग से लिख दे रहा हूं इक्वेटोरियल। थोड़ा थोड़ा कभी कभी एक्सेंट जो है ना अमेरिकी में निकल जाता है। लो प्रेशर जोन, ठीक है। तो हमारा ट्रॉपिकल नो विंड बेल्ट कहां पे? इसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? डोल्ड्रम देखने को मिलेगा। आइए अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं। आपको हल्का सा विजिबल कम होगा यहां पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से लेकर 34, क्वेश्चन नंबर 32 से क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आपके सामने ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, है ना। असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है, मैंने 3 क्वेश्चन डाले हुए हैं ऐसे, है ना। बड़ा मजा आएगा करने में। आइए देखते हैं कि क्या है इन क्वेश्चंस के बारे में, है ना। कोई बहुत कठिन क्वेश्चंस नहीं होते हैं। पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि ड्यूरिंग द डे विंड ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड, है ना। तो स्टेटमेंट 2 में लिखा हुआ है द लैंड गेट्स मोर हीटेड देन द सराउंडिंग सी, हेंस लोअर प्रेशर डेवलप्स ओवर लैंड एज कंपेयर्ड टू अ सी। ठीक है, तो आइए सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये सी ब्रीज और लैंड ब्रीज है क्या। ठीक है, तो आप सबसे पहले जानिए कि एक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है बेटा? स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट है। और स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है कि एक कोई बॉडी है और इस बॉडी का 1 डिग्री टेम्परेचर, 1 डिग्री सेल्सियस इस बॉडी का हमें टेम्परेचर बढ़ाना है या फिर इस बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाना है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी लग रही है, उसको एनर्जी कंज्यूम कितनी हो रही है उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में या टेम्परेचर को घटाने में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पेसिफिक हीट कहते हैं। तो ये तो हो गई परिभाषा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं आपको। तो देखिए यहां पे मैं कह देता हूं ये है भाई सूर्य, है ना, बहुत करीब आ चुका है हमारे। ये है सूर्य और 2 जगह ले ली है मैंने। एक जगह है बेटा लैंड, है ना, एक लैंड वाला पोर्शन ले लिया है, लैंड मास वाला पोर्शन ले लिया है, और एक पोर्शन ले लिया है ओशनिक वाटर, ठीक है ना, सी वाला पोर्शन मैंने ले लिया है। और मैं ये कहता हूं आपसे कि सूर्य की जो किरणें हैं, हमारे यहाँ पे तो भाई भेदभाव कर देते हैं अलग अलग आधारों पे, लेकिन सूर्य कोई भेदभाव नहीं करेगा। सूर्य की रोशनी जितनी जमीन के ऊपर पड़ रही है, लैंड मास के ऊपर पड़ रही है, उतनी ही सूर्य की रोशनी ओशनिक वाटर के ऊपर भी पड़ रही होगी। ठीक है, तो मैं कहता हूं कि ये जो लैंड है ना वो हीटेड अप हो जाती है 1 घंटे में। ठीक है,
और दूसरी तरफ मैं कहता हूं ये ओशनिक वाटर है, इसको हीटेड अप होने में 3 घंटे लगते हैं। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, अमाउंट ऑफ जो सन रेज है वो दोनों में इक्वल पड़ रहा है, लेकिन लैंड जो है जल्दी हीटेड अप हो रही है एज कंपेयर टू ओशनिक वाटर। इसका मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी कम किस में लग रही है, लैंड में कम लग रही है, क्योंकि हीट तो उतनी ही पड़ रही है जितनी ओशन के ऊपर पड़ रही थी और उतनी ही लैंड मास के ऊपर पड़ रही है। इसका मतलब हीटेड अप अगर लैंड जल्दी हो रही है तो अमाउंट ऑफ एनर्जी कम किस में लग रही है, लैंड मास के ऊपर कम एनर्जी लग रही है इसको हीटेड अप करने में, है ना, और इसको हीटेड अप करने में ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एट नून की बात करता हूं, एट नून की बात करूं, और अगर एट नून की बात करी जाए आपसे, तो इसका मतलब है कि लैंड के ऊपर भी देखो, अलग से मैं यहां पे डायग्राम बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तब आप ज्यादा बेहतर समझ पाओगे, है ना। मेरे ड्राइंग पे ना जाइएगा, ड्राइंग पे तो मैं कई बार फेल होते होते बचा भी हूं। तो एट नून की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, भरी दोपहरी की, जब सूर्य की जो रोशनी होती है वो एकदम हाई इंटेंसिटी की होती है। ठीक है, तो ये पोर्शन है बेटा लैंड का और ये पोर्शन है बेटा सी का। और अब मैं आपसे कहता हूं कि ये जो लैंड और सी का पोर्शन है, मैंने अभी जस्ट बताया कि लैंड में अमाउंट ऑफ एनर्जी कम खर्च हो रही है, तो हीटेड अप क्या हो जाएगा, लैंड जल्दी हो जाएगा, तो हाई टेम्परेचर हो जाएगा, यहाँ पे लो टेम्परेचर हो जाएगा दोपहर के समय, क्योंकि इसको हीटेड अप होने में समय लग रहा है, लेकिन ये जल्दी हीटेड अप हो चुका है, तो टेम्परेचर हाई लैंड मास का हो जाएगा और प्रेशर कैसा हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा। बेटा इसको इतनी ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं जा पाऊंगा अभी, क्योंकि ये क्लास क्वेश्चंस के लिए मैंने बनाई है ना, तो एक अलग से आगे आने वाले सेशंस में, है ना, अगले जो अप्रैल का पेपर होगा उनके लिए मैं कई सारे लेक्चर लेकर आऊँगा आप सभी के लिए, तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं अलग अलग ये टॉपिक जो है मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। और अगर यहाँ पे लो टेम्परेचर बन रहा है तो हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा। और अगर मैंने आपको ये भी बताया कि एयर का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से हाई प्रेशर ये है, लो प्रेशर ये है, तो विंड कहाँ से कहाँ चल रही होंगी, सी टू लैंड यहाँ पे विंड चल रही हैं। और अगर सी टू लैंड यहाँ पे ब्रीजेस चल रही हैं, तो इन्हीं ब्रीजेस को हम लोग क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ध्यान रखना, इसे हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। ठीक है, अच्छा एक और कॉन्सेप्ट इसी में समझ लीजिए, ये तो हो गया सी ब्रीज। ठीक है, तो ये है, दोबारा से मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं, ये है लैंड, ये है सी। और मैंने आपसे ये कहा कि दोपहर के समय जब सूर्य की रोशनी बहुत तेज थी, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी हीटेड अप होने में लैंड मास को कम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च हो रही है, तो इस वजह से टेम्परेचर ज्यादा कहां हो रहा है, लैंड मास के ऊपर हो रहा है। तो अब रात होते होते, अब रात हो चुकी है, एट नाइट की अगर मैं बात करूं, तो रात होते होते जल्दी से फटाफट कूल डाउन भी क्या हो जाएगी, है ना, जल्दी से अमाउंट ऑफ एनर्जी कम खर्च हो रही है ना लैंड मास के ऊपर, हीटेड अप होने में भी और कूल डाउन होने में भी, तो जल्दी से कूल डाउन क्या हो जाएगी, लैंड हो जाएगी। तो रात तक होते होते टेम्परेचर लो किसका हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर लो हो जाएगा लैंड का और हाई प्रेशर हो जाएगा लैंड का। सी में टेम्परेचर हाई हो जाएगा क्योंकि कूल डाउन होने में इसे समय लग रहा है, और लो प्रेशर हो जाएगा सी में। और अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि लो टेम्परेचर, लो प्रेशर और हाई प्रेशर बन रहा है इन जगहों पे, और लैंड से सी की तरफ ये हवाएं चल रही होंगी, और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम लोग लैंड ब्रीज के नाम से जानते हैं। तो मैंने आपको आई होप क्लियर कर पाया होगा ये कॉन्सेप्ट क्या है लैंड और सी ब्रीज का। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारा, ड्यूरिंग द डे विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड। डे के दौरान पे विंड ब्लो होती है कहां से कहां, सी टू लैंड की तरफ ब्लो होती है। ड्यूरिंग द डे विंड ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, यही तो अभी हमने पढ़ा। तो हमारा स्टेटमेंट 1 क्या हो गया बेटा, स्टेटमेंट 1 करेक्ट हो गया। इसके अलावा स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा हुआ है, द लैंड गेट्स मोर हीटेड अप देन द सराउंडिंग सी, हेंस लोअर प्रेशर डेवलप ओवर लैंड एज कंपेयर्ड टू सी। तो लैंड जो है वो ज्यादा हीटेड अप हो रही है सराउंडिंग सी से, है ना, हाई टेम्परेचर मैंने बताया था ना लैंड पे हो रहा है दोपहर के समय,
हेंस लोअर प्रेशर डेवलप हो जाता है लैंड पे, हाई टेम्परेचर हो रहा है लैंड पे, प्रेशर कैसा हो गया लैंड पे, लो हो गया एज कंपेयर टू सी के कंपैरिजन में। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। और ऑब्वियस सी बात है, मैंने क्या बताया, लैंड टू सी टू लैंड, ये जो ब्रीज चल रही है क्यों चल रही है, क्योंकि लैंड के ऊपर हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर क्रिएट हो चुका है सी के कंपैरिजन में। तो इसका रीजन भी हमें यही मिल रहा है ना। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं, और साथ ही में स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। स्टेटमेंट 2 में जो भी चीज लिखी हुई है वो एक तरह से सही तरीके से वर्णन कर रही है स्टेटमेंट 1 का। ध्यान रखें बेटा, क्या कर रही है, स्टेटमेंट 2 जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है स्टेटमेंट 1 का। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। मैं अलग से यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और बेहतरीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि विंड्स आर डिफ्लेक्टेड to their right in the northern hemisphere and to their left in the southern hemisphere। अभी थोड़ी देर पहले मैंने साइक्लोन एंटी साइक्लोन जब आपको बता रहा था, वहां पे मैंने बताया था कि कोरियोलिस फोर्स क्या करता है, विंड को नदर्न हेमिस्फीयर में राइट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करता है। तो यही तो लिखा हुआ है, विंड आर डिफ्लेक्टेड राइट इन द नदर्न हेमिस्फीयर एंड टू देयर लेफ्ट इन दी सदर्न हेमिस्फीयर। तो स्टेटमेंट 1 क्या है बेटा, करेक्ट है। दूसरे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि अर्थ की एक्सिस क्या है बेटा, इंक्लाइंड है। तो बिल्कुल है बेटा, अर्थ की एक्सिस इंक्लाइंड है। मैंने आपको कल वाली क्लास में भी बताया था, 23.5 डिग्री पे इंक्लिनेशन है इसका। ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन क्या इन दोनों के बीच में आपको कोई भी रिलेशन दिखाई दे रहा है, कोई रिलेशन नहीं दिखाई देगा। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही करेक्ट हैं, लेकिन स्टेटमेंट 2 इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। तो हमारा ऑप्शन यहां पे क्या आ जाएगा, हमारा ऑप्शन यहां पे बी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं अलग से लिख देता हूं, यहां पे हमारा बी ऑप्शन आ गया। आई होप आपको यहां पे कोई डाउट नहीं होगा। अगले फिगर में भी आप यहां पे देख पा रहे होंगे कि टुवर्ड्स देयर राइट डिफ्लेक्शन हो रहा है कोरियोलिस फोर्स की वजह से। कहां पे, नदर्न हेमिस्फीयर में, राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। ये विंड देख पा रहे होंगे, ये भी अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है, ये भी अपने राइट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही है। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या हो रहा है बेटा, अपने लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ये इसका लेफ्ट है बेटा, ये इसका लेफ्ट है, ये इसका लेफ्ट है। यहां पे भी इस विंड का जो डिफ्लेक्शन है प्रिवेलिंग वेस्टर्न ईस्ट का, वो भी कुछ लेफ्ट में ही है। पोलर ईस्टर्न ईस्ट का भी बेटा कहां पे है, अपने लेफ्ट में है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखें कि कोरियोलिस फोर्स विंड को डिफ्लेक्ट करता है राइट की तरफ नदर्न हेमिस्फीयर में और लेफ्ट की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में। एक और बेहतरीन स्टेटमेंट का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं। स्टेटमेंट 1 में लिखा हुआ है कि डोल्ड्रम इज अ काम बेल्ट। डोल्ड्रम एक बहुत शांत सी बेल्ट है, किसके बीच में, बिटवीन 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। मैंने आपको क्या बताया था, डोल्ड्रम जहां पे एक्सट्रीमली लो प्रेशर क्रिएट हो जाए, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन भी कहते हैं। और ये कहां से किसके बीच में बनता है, एक काम बेल्ट होती है, नो विंड बेल्ट होती है, 5 डिग्री नॉर्थ एंड 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर में बनता है। तो स्टेटमेंट 1 सही लिखा हुआ है। सेकंड में क्या लिखा हुआ है, द सन रेज स्ट्राइक ऑलमोस्ट वर्टिकली ओवर द इक्वेटर थ्रू आउट द ईयर। पूरे साल डायरेक्ट जो सन की रेज है वो कहां पे पड़ रही होती हैं, इक्वेटर पे पड़ रही होती हैं। इसका मतलब हमेशा टेम्परेचर हाई किसका रहेगा, इक्वेटर के आसपास रहेगा। प्रेशर कैसा रहेगा, लो प्रेशर क्रिएट रहेगा। और मैंने क्या बताया, डोल्ड्रम क्या है, एक लो प्रेशर बेल्ट ही तो है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन ही तो है। तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है, और स्टेटमेंट 1 में जो भी लिखा हुआ है उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन स्टेटमेंट 2 आपके सामने दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन यहां पे आ जाएगा। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। पिछली स्लाइड में जाके आप देख सकते हैं, है ना। यहां पे देखिए, यहां पे ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन जो यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, घबराना नहीं है बेटा, एसर्शन वाले जो क्वेश्चन है बहुत आसान होते हैं, कुछ कठिन नहीं होता। आपको दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली पढ़ना है, उसके बाद में आपको पता लगाना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है गलत है, और उसके बाद आपको उन दोनों के बीच में अगर कोई रिलेशन बैठ रहा है तो जरूर देखिए, जबरदस्ती मत बिठाइए उस रिलेशन को, ठीक है। आइए इसमें पूछा है, इट इज नोन दैट एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू सम लेयर इन विच अमंग द फॉलोइंग लेयर इट इज द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ हीलियम गैस मैक्सिमम। आपसे यह पूछ रहा है शुद्ध भाषा में कि हीलियम गैस जो है इन 4 लेयर जो लिखी हुई है अर्थ एटमॉस्फेयर की, उसमें से हीलियम गैस सबसे ज्यादा किस लेयर में पाई जाती है? तो वो पाई जाती है बेटा एग्जोस्फीयर में, ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जोस्फीयर में सबसे ज्यादा अमाउंट में हीलियम गैस पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आपके सामने ये 4 लेयर लिखी हुई हैं और आपको अरेंज करना है। कैसे अरेंज करना है ध्यान से पढ़ लेते हैं। Which one among the following is the correct sequence of the layer with increasing altitude from the earth surface? जैसे जैसे आप अर्थ के सरफेस में ऊपर जाते हैं, है ना, वैसे वैसे आपको कौन सी लेयर दिखाई पड़ती हैं? बॉटम से लेकर टॉप का आपका पूछा हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देख लेते हैं सबसे पहले। जली जीवन है बेटा, आप भी पानी पीते रहें, हाइड्रेट रहें पूरी तरह से, ठीक है। देखते हैं अगला हमारे ग्राफ लिखा हुआ है, ग्राफ बना हुआ है, और इस फिगर के माध्यम से आप समझिए कि जो सबसे पहली लेयर है उस लेयर का नाम है ट्रोपोस्फियर। ये जो आपको लेयर दिखा रही होगी ये है ट्रोपोस्फियर। सारे के सारे जो मैं रिवीजन करा देता हूं, बहुत आसान भाषा में कराता हूं। ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमेना होता है सारा का सारा, है ना। इसकी जो हाइट है वो पोल्स में 8 किलोमीटर तक होती है और इक्वेटर में 18 किलोमीटर तक होती है। इसके ऊपर जो लेयर है वो है स्ट्रेटोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और स्ट्रेटोस्फियर को जो लेयर डिवाइड करती है उसका नाम है ट्रोपोपॉज, ठीक है। ट्रोपोस्फियर में जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हो, एल्टीट्यूड में ऊपर जाते हो, ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर क्या होता है? डिक्रीज होता है ना। और किस रेट से डिक्रीज होता है? वो है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर, ठीक है। और इसी रेट को हम लोग क्या कहते हैं? लैप्स रेट कहते हैं। और इसमें ग्रीन हाउस गैस की प्रेजेंस है CO2, और CO2 जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जा रहे हैं ट्रोपोस्फियर में, CO2 की मात्रा घट रही है, जिसकी वजह से हीट का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। और अगर हीट का एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो टेम्परेचर भी क्या हो रहा है बेटा? घट रहा है, ठीक है। आई होप आपको पूरी तरह से ट्रोपोस्फियर के बारे में उससे जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको यहाँ पे दे दी है। ट्रोपोस्फियर के आप ऊपर आएंगे तो ये लेयर है बेटा स्ट्रेटोस्फियर की, और इसकी जो हाइट होती है वो 18 से 50 किलोमीटर की होती है। और मोस्टली जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो एयरक्राफ्ट इसी स्ट्रेटोस्फियर के निचले वाले भाग में उड़ते हैं, क्योंकि वेदर फिनोमेना नहीं होता, टेम्परेचर ऑलमोस्ट 18 से 20 किलोमीटर तक क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो ये एक सूटेबल कंडीशन बन जाती है फॉर द फ्लाइंग ऑफ एयरक्राफ्ट, ठीक है। अच्छा, स्ट्रेटोस्फियर जो होता है बेटा, इसमें ओजोन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे जैसे आप हाइट में ऊपर जाते हैं तो ओजोन की मात्रा बढ़ती है, हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है, और हीट का एब्जॉर्प्शन बढ़ रहा है तो इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड के साथ टेम्परेचर भी क्या हो रहा है बेटा? इंक्रीज हो रहा है। और किस रेट से इंक्रीज होता है? 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर। और इसे हम यहां पे क्या कहेंगे? इनवर्स लैप्स रेट कहेंगे, ठीक है। इसके ऊपर आप आएंगे तो आपको लेयर दिखाई देगी मेसोस्फियर, और इसकी हाइट होती है 50 से लेकर 80 किलोमीटर के बीच में। और मेसोस्फियर ही वो लेयर है जिसमें आपको मिटियोर दिखाई देते हैं, जिसे आप शूटिंग स्टार या टूटता हुआ तारा भी बोलते हो, ठीक है ना। तो मेसोस्फियर ही वो लेयर है, और मेसोस्फियर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की। जैसे जैसे आप इंक्रीजिंग हाइट में जाते हो मेसोस्फियर में टेम्परेचर डिक्रीज होता है और -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, ठीक है। मेसोस्फियर से आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो मेसोस्फियर के ऊपर आयनोस्फियर आएगा, और आयनोस्फियर के ऊपर एक्सोस्फियर आएगा। आयनोस्फियर जो लेयर होती है उसकी हाइट 80 से 400 किलोमीटर के बीच की होती है, और आयनोस्फियर में चार्ज्ड आयंस प्रेजेंट है जो कि हमारे रेडियो वेव्स में मदद करते हैं। और यही वो लेयर है जिसमें एक फिनोमेना है ऑरोरा, ये देखने को मिलता है,
ठीक है। और उसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो एग्जोस्फीयर आता है, जिसमें मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था, जिसमें हीलियम गैस की मात्रा जो है ज्यादा मिलती है। और एग्जोस्फीयर हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर की वार्मेस्ट लेयर है। ठीक है, तो ये रही आपकी पूरी की पूरी जानकारी। आपको पता चल गया होगा सबसे बॉटम से टॉप की तरफ आप जाएंगे तो कौन कौन सी लेयर हमें दिखाई पड़ेगी। तो सबसे पहली लेयर आएगी वो है बेटा ट्रोपोस्फियर, सेकंड नंबर पे स्ट्रेटोस्फियर, थर्ड नंबर पे मेसोस्फियर और फोर्थ नंबर पे बेटा थर्मोस्फियर। तो हमारा सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 2 3 4 का बनेगा। ए ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4 हमारा सीक्वेंस है। ठीक है ना, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन अमंग द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक गैसेस फिल्टर आउट मोस्ट ऑफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन। इनमें से वो कौन सी गैसेस हैं, इनमें से वो कौन सी गैस है जो सन के द्वारा जो यूवी रेज निकल रही हैं सन से वो सबसे ज्यादा एब्जॉर्व कर लेती है वो गैस। तो उस गैस का नाम है बेटा ओजोन, जिसे हम केमिकली O3 लिखते हैं, है ना। इसको हम डिनोटेड कैसे करते हैं, O3 के नाम से करते हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखें, ओजोन ही एक ऐसी लेयर है जो सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ यूवी रेज एब्जॉर्व करती है। आगे देखते हैं समर एंड विंटर सीजन इन ईयर आर कॉज्ड बाय। ये भी मैंने आपको बता चुका हूं पिछले पार्ट 1 वाली वीडियो में कि सीजन जो चेंज होते हैं, समर सीजन, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, ये किसकी वजह से होते हैं, रिवॉल्यूशन की वजह से होते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन है रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस। थोड़ा सा डिटेल में मैंने पिछली वीडियो में बता रखा है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो जाके देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैंने देखिए इसी डायग्राम के थ्रू ही मैंने कुछ इस प्रकार से समझाया था, है ना, पिछली वीडियो में, यहाँ पे ही मैंने डाल दिया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। कंसीडर द फॉलोइंग सरफेस विंड। आपको सरफेस विंड देखनी है और सरफेस विंड 4 दे रखी है यहाँ पे, डोल्ड्रम, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, पोलर विंड। और आपको अरेंज करना है इन विंड्स को जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ते हैं। आप इक्वेटर से पोल की तरफ बढ़ेंगे तो कौन कौन सी आपको विंड यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो ये देख लेते हैं। अगर ये जो विंड आपको दिखाई दे रही होगी सबसे ऊपर, है ना, इक्वेटर के पास की बात करते हैं। चलिए, इक्वेटर के पास वाली जो विंड है, ये जो विंड है, इस विंड को हम लोग कहते हैं बेटा, इस विंड को हम लोग ट्रेड विंड कहते हैं। ठीक है ना, मैं यहां पे लिख देता हूं, इस विंड को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, ट्रेड विंड्स कहते हैं। अच्छा, इसके ऊपर अगर आप आएंगे, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये वाली जो विंड है, इन विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, तो इन विंड्स को हम लोग वेस्टर्लीज कहते हैं। ध्यान रखना, इन विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है, सबसे ऊपर अगर आप देख पा रहे होंगे तो सबसे ऊपर है हमारे जो पोलर जोन है, सब पोलर जोन की तरफ जो हवाएं चल रही हैं, तो इन विंड्स को हम लोग क्या कहते हैं, इन विंड्स को हम लोग ईस्टर्लीज कहते हैं, या फिर आप कह सकते हैं पोलर ईस्टर्लीज, या फिर इसी को आप कह सकते हैं पोलर विंड्स भी। ठीक है ना, तो ये विंड चल रही हैं। और साथ में मैंने, अगर आपको याद हो, कई बार अभी एक क्वेश्चन भी कर लिया कि ये वाला जो जोन है 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर, यहाँ पे क्या बन रहा है बेटा, यहाँ पे डोल्ड्रम बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, डोल्ड्रम्स बन रहे हैं। ठीक है, तो आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो कौन कौन सी सरफेस विंड मिलेंगी, सबसे पहले डोल्ड्रम मिलेगा, फिर ट्रेड विंड मिलेगी, फिर वेस्टर्लीज और फिर ईस्टर्लीज आपको देखने को मिलेगी। तो क्वेश्चन पे आते हैं वापस। सबसे पहले हमें डोल्ड्रम मिलेगा, ट्रेड विंड मिलेगी, वेस्टर्लीज मिलेगी और पोलर विंड मिलेगी। आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाएंगे तो सीक्वेंस क्या बनेगा, 1 2 3 4 का बनेगा, और हमारे ए ऑप्शन में 1 2 3 4 ये सीक्वेंस दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इफ अ न्यूज इज ब्रॉडकास्टेड फ्रॉम लंदन एट 1:45 PM ऑन मंडे, एट व्हाट टाइम एंड ऑन व्हाट डे इट विल बी हर्ड एट ढाका 90 डिग्री ईस्ट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि एक ये लोकेशन दे दी है ना, और कहा है कि ये है लंदन का टाइम। आपको पता ही होगा लंदन लाइन भी कहा जाता है इस जीएमटी टाइम को, है ना, ये जीएमटी के नाम से जाना जाता है। और इस लंदन का टाइम दे रखा है 1:45 आई थिंक पीएम दे रखा है। ठीक है, 1:45 PM दे रखा है, और डे भी आपके सामने दे रखा है किसका, मंडे का।
ठीक है। और एक और चीज दे रखी है, एक लोकेशन है जो कि है 90 डिग्री ईस्ट की लोकेशन, 90 डिग्री ईस्ट की लोकेशन दे रखी है। और आपको बताना है कि ये न्यूज जो 1:45 PM मंडे को सुनी जा रही है, वही न्यूज 90 डिग्री ईस्ट में कितने बजे और कौन से दिन सुनी जाएगी। तो सबसे पहले ये जानिए इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का डिफरेंस, 90 डिग्री का डिफरेंस। 1 डिग्री में 4 मिनट होते हैं, 90 डिग्री में 90 इंटू 4 करोगे तो 360 मिनट आएगा, 360 मिनट आएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, 6 आवर का डिफरेंस आ जाएगा। टाइम आपको यहां का दे रखा है, यहां का निकालना है। आप क्या करेंगे, ईस्टर्न में है तो प्लस करेंगे, ऑब्वियस सी बात है। यहां पे आप क्या करोगे बेटा, प्लस करोगे। कितना प्लस करोगे, 6 आवर्स प्लस करोगे। किस में प्लस करोगे, 1:45 PM में प्लस करोगे। तो 1:45 PM में आप यहां खुद सोच के देखिए, 1:45 PM में आप प्लस 6 आवर्स करेंगे तो क्या आ जाएगा, 7:45 PM आ जाएगा। और डे कौन सा होगा, डे क्या कोई बदलेगा, तो डे नहीं बदलेगा, डे जो है सेम रहेगा, अब मंडे। ठीक है, तो देखते हैं हमारे ऑप्शन में 7:45 PM ऑन मंडे है कि नहीं। तो ए ऑप्शन में आपको पता चल रहा होगा 7:45 PM ऑन मंडे। बहुत आसान क्वेश्चन था, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। आइए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी हम लोग पार्ट 1 वाले पोर्शन में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वो परमानेंट विंड आपको बतानी है जो ब्लो करती है हॉर्स लैटिट्यूड से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ। तो उस विंड का नाम क्या है। हॉर्स लैटिट्यूड किसकी बात हो रही है, आपको जान रहा होगा, है ना। इसकी बात हो रही है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन की बात करी जा रही है। तो वो कौन सी विंड है जो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन से इक्वेटोरियल लो प्रेशर जोन की तरफ ट्रेवल करती है। और उस विंड का नाम क्या है बेटा, वेस्टर्ली विंड है। ये क्या है बेटा, वेस्टर्लीज है। ठीक है, अभी पिछले वाले डायग्राम में मैंने आपको बताया भी था। Which one of the following weather condition indicate a sudden fall in barometric reading। तो बैरोमीटर क्या करता है बेटा, ये किसकी रीडिंग देता है, ये देता है बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग। ध्यान रखें, बैरोमीटर किसकी रीडिंग देता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग देता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की रीडिंग देगा। और इसका मतलब क्या है, सडन फॉल आ गया बैरोमीटर रीडिंग में, अचानक से क्या हो गया बेटा, प्रेशर लो हो गया। प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। और अचानक से अगर प्रेशर लो हो गया तो इसका मतलब क्या आ गया बेटा, तूफान आ गया। तूफान आ गया से क्या मतलब है मेरा, चक्रवात आ गया। मैंने आपको क्या बताया था, चक्रवात में क्या बनता है, लो प्रेशर सिस्टम बनता है। और इसी तूफान को हम लोग क्या कहेंगे, स्टॉर्मी वेदर कहेंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इन इज प्लेस्ड सेकेंड। दूसरे नंबर पे इनमें से कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा मात्रा में, है ना। तो सबसे पहले नंबर पे आता है बेटा नाइट्रोजन, लेकिन हमें दूसरे नंबर का पूछा है तो सेकंड नंबर पे बेटा ऑक्सीजन की मात्रा है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। यहाँ पे मैंने टेबल दे रखी है, तो आप याद कर लीजिएगा परसेंटेज के हिसाब से कि नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कितना है, 78 के अप्रोक्सीमेट है। ऑक्सीजन का है 21% के अप्रोक्सीमेट। आर्गन का है 0.934, CO2 का है 0.037, नियॉन है, हीलियम है, मीथेन है और क्रिप्टॉन है ना। तो ये आपको याद रखना है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का परसेंटेज ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा, आप देख पा रहे होंगे। नाइट्रोजन का 78%, ऑक्सीजन का 21% और बाकी की जितनी भी बची हुई गैसेस हैं वो 1% के अंदर आती हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्प्रिंग टाइड किसे कहा जाता है। दो प्रकार की टाइड होती है बेटा, एक तो स्प्रिंग टाइड होती है और दूसरी टाइड होती है बेटा नीप टाइड। ध्यान रखना, एक होती है स्प्रिंग टाइड और दूसरी होती है बेटा नीप टाइड। आपने सुना होगा एक सूर्य ग्रहण होता है, सोलार एक्लिप्स होता है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा इसके, है ना। और एक होता है बेटा लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण जैसे कहते हैं। तो जब भी सोलार और लूनार एक्लिप्स बनेगा
तब क्या फॉर्म होंगी? स्प्रिंग टाइड फॉर्म होंगी। आप देख पा रहे होंगे ये है बेटा सन, ये है आपका मून, सन मून और अर्थ लीनियर पोजीशन पे हैं, 180 डिग्री पे हैं, है ना। और इसे हम क्या इस दौरान पे क्या फॉर्म होंगी? इस दौरान पे स्प्रिंग टाइड फॉर्म होंगी। और ये कौन सा एक्लिप्स है बेटा? सोलार एक्लिप्स है, जब चंद्रमा बीच में होता है पृथ्वी और सूर्य के। और नीचे वाला आप पोर्शन देख पा रहे होंगे, जब पृथ्वी बीच में होती है सूर्य और चंद्रमा के, तो उसे हम क्या कहते हैं? लूनार एक्लिप्स कहते हैं, है ना। तो इन दोनों पोजीशंस के दौरान पे जब भी ऐसी पोजीशन बनेगी तो कौन सी टाइड फॉर्म होंगी? स्प्रिंग टाइड फॉर्म होंगी। किस वजह से फॉर्म हो रही है? क्योंकि सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। तो कहीं पे ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, काउंटर एक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द सन टू दैट ऑफ मून ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर सन और मून का ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, इस वजह से स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड फॉर्म होती हैं। स्प्रिंग टाइड कब फॉर्म होती हैं? सोलार और लूनार एक्लिप्स के दौरान में होती हैं। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ओशियन हैज द लार्जेस्ट मिड ओशनिक रिज इज लोकेटेड? कौन से महासागर में मिड ओशनिक रिज लोकेटेड है? मिड ओशनिक रिज का मतलब है, यहाँ पे दो डायग्राम में से आपको मैं समझा देता हूं कि मिड ओशनिक रिज का मतलब है, ये जो रिज देख रहे हो ये है ओशियन है बेटा अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन में रिजेस बनी हुई हैं, मतलब कि कहने का यहाँ पे ना एक सी फ्लोर माउंटेन बने हुए हैं समुद्र के अंदर अटलांटिक ओशियन में। और क्यों बने हैं ये? क्योंकि दो टेक्टोनिक प्लेट अलग हुई थी। कौन कौन सी? नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन प्लेट यूरेशियन और अफ्रीकन प्लेट से जब अलग हुई, तो दो प्लेट जब अलग जाती हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? डाइवर्जेंट बाउंड्री का। दो प्लेट अलग हो रही हैं तो उस प्लेट के अलग होने से अंदर से क्या बाहर आएगा? मैग्मा बाहर आएगा, और मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन होगा तो नई क्रस्ट को जनरेट करेगा। तो ये वाला जो पोर्शन है, इस पोर्शन से अलग हुआ और अंदर से मैग्मा बाहर आया, जिसकी वजह से मिड अटलांटिक ओशियनिक रिज बन गया है। एस अल्फाबेट में सी फ्लोर माउंटेन बन चुके हैं, है ना। तो कौन से ओशन में बना हुआ है? यही यहां पे पूछा है, अटलांटिक ओशन में बना हुआ है। ठीक है ना, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 में। व्हाट इज अ नैरो स्ट्रिप of land with sea on either side forming a link between the two areas of land is called? कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया डायग्राम से समझ लीजिए, ज्यादा आसान होगा। आपसे कह रहा है कि एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है बेटा? ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है ना। ये है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। यहां पे हमारा थोड़ा सा दिक्कत करता हुआ, ये है नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड। और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड क्या कर रहा है बेटा? दो बड़े लैंड मासेस को कनेक्ट कर रहा है। और ये सारी चीजें किससे सराउंडेड हैं? ये सारी चीजें बेटा ओशियनिक वाटर या फिर वाटर बॉडी से सराउंडेड हैं। तो कहने का मतलब नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी। नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड कनेक्टिंग टू लार्ज पीसेस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय अ वाटर बॉडी, उसे हम क्या कहते हैं बेटा? उसे हम लोग इस्थिमस कहते हैं। ध्यान रखना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? इस्थिमस कहेंगे। ठीक है, इसमें एक वर्ड लिखा हुआ है स्ट्रेट, कई बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, जैसे कि पाक स्ट्रेट है जो कि इंडिया श्रीलंका को कनेक्ट करने का काम करता है। स्ट्रेट ऑफ गिब्राल्टर है ना, बहुत फेमस स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट क्या होता है ये भी आपको मैं यहाँ पे समझा देता हूं। एक नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी, एक नैरो स्ट्रिप होती है किसकी बेटा? वाटर बॉडी की। और ये नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी क्या कर रही है? दो बड़ी वाटर बॉडीज को कनेक्ट करने का काम कर रही है। ठीक है ना, नैरो स्ट्रिप ऑफ वाटर बॉडी कनेक्टिंग टू लार्ज पीसेस ऑफ वाटर बॉडीज, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट कहते हैं। आई होप आपको इसमें भी कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
हॉर्स लैटिट्यूड इज सिचुएटेड बिटवीन विच ग्लोबल विंग सर्कुलेशन बेल्ट? हॉर्स लैटिट्यूड किन दो ग्लोबल सर्कुलेशन बेल्ट के बीच में है? तो ध्यान रखें बेटा, हेडली और फेरल सेल के बीच में है। इसको अभी डिटेल में समझाया नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था 1-1.5 घंटे की क्लास चाहिए उसको समझाने के लिए। एक बड़ा टॉपिक है ये, तो अगर जिसने पढ़ा हुआ है वो जानते होंगे कि ये हेडले सेल और फेरल सेल क्या है, और हॉर्स लैटिट्यूड इसी हेडले और फेरल सेल के बीच में ही पाई जाती है। ये है आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन, या फिर हॉर्स लैटिट्यूड कह सकते हैं। ये है फेरल सेल, ये है हेडले सेल, इन्हीं दोनों के बीच में यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन का जो हॉर्स लैटिट्यूड है वो यहाँ पे पाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर? इनमें से वो कौन से आइलैंड हैं जो एक दूसरे से सेपरेटेड हैं? किस चैनल से? बाई 10 डिग्री चैनल। तो ध्यान रखें, ये है बेटा 10 डिग्री चैनल, ये जो आपको लाल कलर से दिखाई दे रहा होगा, और ये पूरा पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, ये है बेटा अंडमान एंड निकोबार का। ऊपर वाला पोर्शन है बेटा अंडमान, ऊपर वाला पोर्शन है बेटा ये अंडमान का, और नीचे वाला पोर्शन है निकोबार का। तो अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड को डिवाइड क्या करता है बेटा? 10 डिग्री चैनल इसे डिवाइड करता है। तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ डे टाइम एंड नाइट टाइम फ्रॉम सीजन टू सीजन। दोबारा सीजन की बात आ गई। ये सीजन किसके ऊपर डिपेंड करते हैं बेटा? कई बार बता दिया, रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन अ टिल्टेड एक्सिस। ठीक है, आइए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज नेवर गेट द वर्टिकल रेज ऑफ द सन ऑल थ्रू द ईयर? ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, सन की जो डायरेक्ट सन की रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ती हैं, और अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ रही हैं तो आपसे पूछा है कि उसमें से, इन 4 में से वो कौन सी सिटी है जो वर्टिकल रेज रिसीव नहीं करती सन की? मतलब डायरेक्ट सन की रेज उन जगहों पे नहीं पड़ती। डायरेक्ट सन की रेज कहां पड़ेगी? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ेगी। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया से होती हुई जाती है वो कौन कौन से स्टेट से गुजरती है बेटा? सबसे पहले ये गुजरती है कहां से? गुजरात से, है ना, ध्यान रखना, सबसे पहले ये गुजरात से, उसके बाद ये राजस्थान से, उसके बाद एमपी से, छत्तीसगढ़ से, झारखंड से, वेस्ट बंगाल से, त्रिपुरा से और मिजोरम से। यहाँ पे आपके सामने ये नीचे दिया होगा और दिखाई भी दे रहा होगा आपको, है ना, वो 8 स्टेट कौन कौन से हैं जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। इसका मतलब वर्टिकल सनरेज वो कहां पे रिसीव नहीं होंगी? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर हैं। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर क्या है बेटा? जम्मू एंड कश्मीर है, यहाँ पे वर्टिकल सनरेज नहीं होगी। तो ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा, हमारे ऑप्शन में श्रीनगर दे रखा है। तो श्रीनगर एक ऐसा सिटी है जहां पे वर्टिकल सनरेज नहीं फॉल करेंगी। आप खुद सोचिए, चेन्नई कहां पे आ गया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे आ गया और कैप्रिकॉर्न से ऊपर आ गया। मुंबई भी कहां आ गया? कैंसर से नीचे, कैप्रिकॉर्न के ऊपर। कोलकाता से तो होके गुजर ही रही है, वेस्ट बंगाल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर ही रही है। ठीक है, आई होप आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा। और ये है आज के हमारे पूरे के पूरे 25 क्वेश्चंस जो भूगोल के हमने आज डिस्कस किए हैं, और उम्मीद करता हूं कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा, है ना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर से चैनल सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। 1 सितंबर को जो पेपर होने वाला है बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। क्वेश्चन ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस का बेंचमार्क हम पहुंच चुके हैं। 25 क्वेश्चन मिसलिनियस क्वेश्चन थे, और इस बार जो 25 क्वेश्चन है वो वर्ल्ड और इंडियन ज्योग्राफी के एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो रिपीटेडली जो कॉन्सेप्ट एनडीए या यूपीएससी कह सकते हैं बार बार पूछता है आपसे। तो कोशिश करना है ये रिवाइज करिए। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे कमेंट सेक्शन में दिया होगा। और ध्यान रखिए, चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह के क्लासेस 1 सितंबर से पहले पहले क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस होगी वो लगातार आपके सामने आते लाते रहेंगे हम और हमारी जो पूरी की पूरी टीम है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूं आप सही से आपकी तैयारी चल रही होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद प्यारे बच्चों।